अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल 6 के फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाद हम इसके बूटिंग प्रोसेस को देखेंगे। तो होपफुली मेरा ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर, बिगनर्स, तमाम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरा पर्सनल नॉलेज है अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज सेड इनसाइड द डॉक्यूमेंटेशन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट 1 में हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, L6 ऐप को क्रिएट किया था यूजिंग लारावल न्यू। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट को भी यूज़ करते हुए आप यही प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो इससे पहले कि मैं आपको इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, मैं आपको क्रिएट प्रोजेक्ट, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट को यूज़ करने का तरीका भी बता देता हूं कि उसके ज़रिए हम कैसे अपनी लारावल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर से अपने इस कंप्यूटर में से L6 ऐप को रिमूव करूंगा। ये L6 ऐप है, इसको मैंने रिमूव कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा टर्मिनल पर आऊँगा और यहाँ पर www के फोल्डर में वापस जाऊँगा और यहाँ पर अब मैं लारावल न्यू की मदद से नहीं बल्कि कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट की मदद से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट और उसके बाद मैं लिखूंगा लारावल और उसके बाद इसका मैं जो भी नाम देना चाह रहा हूं मैं L6 ऐप दूंगा और इसके बाद मैं डैश वी 3 दफ़ा वी का स्विच यूज़ करूंगा विद 1 सिंगल डैश, ताकि ये मुझे वर्बस मोड में वो इन्फॉर्मेशन शो करे और मुझे पता चले कि लारावल इंस्टॉलेशन काम कर रही है। ये ना हो कि वो मुझे पता ही ना चले कि वो काम कर रहा है और नहीं कर रहा और मैं इंतज़ार करता रहूं और मेरा नेट सही से काम ना कर रहा और वो वहीं पे हैंग हो चुका हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस या डैश वी स्विच यूज़ कर रहा हूँ। फोल्डर का नाम है L6 ऐप और इस तरीके से मैं प्रेस करूँगा एंटर और ये देखिए हमारी जो वर्बस मोड है वो एक्टिवेट हो चुका है और इट इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट द कमांड और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड के बाद जैसे हमने लारावल न्यू के साथ प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, सेम उसी तरीके से इसमें भी प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको सारी वो चीज़ें दोबारा से दिखा दूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और एप्लीकेशन की सेट हो चुकी है सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने ये पैकेजेस जो इंस्टॉल किए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं और हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अब अगर मैं इस जो ब्राउज़र में मैंने L6 app.test को ओपन किया हुआ है, जो लास्ट हमने वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 1 में लारावल न्यू से क्रिएट की थी, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आपको इसमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है यूजिंग कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अब हम देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा, L6 ऐप के फोल्डर में, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सब L डॉट स्पेस देके डॉट लिख के एंटर करूँगा। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो जाएगा। अच्छा, कुछ दोस्तों ने कहा था कि फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कीजिएगा। इस ट्यूटोरियल में मैंने इंक्रीज़ किया है। अगर आपको लगे कि ये अभी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है और थोड़ा और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, सो डू लेट मी नो। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल कोई सी भी ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इसको रीसेट कर देता हूँ यहाँ से। आई थिंक इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 कर देता हूँ। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 20 कर दिया है। तो होपफुली अब ये आपको काफ़ी क्लियर होगा दिखने में। चलिए अब बढ़ते हैं इसके फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये हमारा जो L6 ऐप का फोल्डर है ये हमने क्रिएट किया है यूजिंग लारावल न्यू और कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास फर्दर दूसरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड फोल्डर्स हैं। एज अ बिगिनर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4-5 ऐसे फोल्डर्स हैं जिनके साथ कम्युनिकेट करना है, जिसमें हमें टाइम टू टाइम चीज़ें ऐड या रिमूव करनी है।
उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोल्डर है वो है कन्फिग। इस कन्फिग के फोल्डर में तमाम लारावेल की कन्फिग्रेशन मौजूद है, कैशे से रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन से, ब्रॉडकास्टिंग से, डेटाबेस से रिलेटेड, फाइल सिस्टम से रिलेटेड, हैशिंग, लॉगिंग, मेल, क्यू, सर्विसेज, सेशंस, व्यूज़, तमाम की तमाम कन्फिग्रेशन आपको इस कन्फिग के फोल्डर में मिलेगी। टाइम टू टाइम जब भी कोई चीज़ कन्फिग में चेंज करनी होगी मैं आपको बताऊंगा वो क्यों चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं और कहाँ पर चेंज करते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है हमारे पास ऐप का फोल्डर। सो ऐप का फोल्डर मेन फोल्डर है जिसके अंदर अब हम सारा अपना काम करते हैं। ये एक यूज़र की एप्लीकेशन है कि जब लारावेल एक ऐप क्रिएट करता है लारावेल न्यू के साथ या कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट के साथ, तो ये वो ऐप का फोल्डर है जिसमें हम काम करते हैं। सो कन्फिग के बाद ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड व्यूज़ को क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अलावा CSS को ऐड करते हैं, और उसके अलावा अगर हम मल्टी लैंग्वेज लारावेल की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए लैंग्वेजेस की सेटिंग भी हम इसी रिसोर्सेज के फोल्डर में करते हैं। उसके बाद जो फोल्डर है कन्फिग, ऐप और रिसोर्सेज के बाद वो है डेटाबेस का फोल्डर। ये डेटाबेस का फोल्डर है, इसमें हम फैक्ट्रीज क्रिएट करते हैं, माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं, सीड्स क्रिएट करते हैं। अब फैक्ट्रीज, माइग्रेशंस या सीड्स अभी जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए ये एक अजीब सी चीज़ होगी कि ये क्या होता है, फैक्ट्रीज क्या होती हैं, माइग्रेशंस क्या होती हैं, सीड्स क्या होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनका टाइम आएगा मैं आपको इनके ट्यूटोरियल पर पहुंचूंगा तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से आपको ऐप के अंदर भी फर्दर कई फोल्डर मिलेंगे, तो वक्त के साथ जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा। सो इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है राउट्स का फोल्डर। राउट्स का फोल्डर बेसिकली जब लारावेल एप्लीकेशन अपने बूटस्ट्रैपिंग फिनिश कर लेती है, जो उसका प्रोसेस है बूटस्ट्रैपिंग का क्रिएट करने का, ऐप क्रिएट करने का, वो जब प्रोसेस फिनिश कर लेती है तो अगर आपने वो एप्लीकेशन ब्राउज़र में ओपन की है और आप उसमें HTTP नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हो तो फिर वो web.php फाइल को यूज़ करता है। और अगर आप कमांड लाइन यूटिलिटी से कोई काम परफॉर्म करना चाह रहे हो तो console.php यूज़ होती है। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करना चाह रहे हो, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए कोई सर्विस यूज़ करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास channels.php है। और अगर आप लारावेल के अंदर APIs क्रिएट करने जा रहे हो तो APIs क्रिएट करने के लिए जितनी भी APIs के राउट्स हैं वो हम API.php में क्रिएट करते हैं। सो web.php में हम जो रियल टाइम HTTP के मेथड्स हैं, गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, इस तरह के जितने भी PHP के मेथड्स हैं उन सबको web.php में डिफाइन करते हैं। और console.php में हम कमांड लाइन या जो PHP आर्टिसन कमांड है उसके साथ अगर हम कोई कमांड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो फिर हम यहाँ पर console.php में क्रिएट करते हैं। इसका यूज़ बहुत कम होने वाला है क्योंकि हम कोई कमांड क्रिएट नहीं करने जा रहे। चैनल्स को हम देखेंगे जब हम ब्रॉडकास्टिंग सीखेंगे, जाएंगे ब्रॉडकास्टिंग डिफरेंट टाइप्स की नोटिफिकेशंस पे जब जाएंगे कि कैसे हम चैनल्स के थ्रू नोटिफिकेशंस सेंड करते हैं तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके बाद APIs हैं, APIs भी क्रिएट कर सकते हैं हम लारावेल के साथ ताकि हमारी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या जो हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंगुलर में है या व्यू में है या रिएक्ट में है तो हम उसको कम्युनिकेट करा सकें अपनी लारावेल की एप्लीकेशन के साथ एज अ लारावेल को बैकएंड यूज़ करते हुए। सो हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोल्डर सीखे जिन पर हम काम करेंगे टाइम टू टाइम। कन्फिग का फोल्डर, ऐप का फोल्डर, डेटाबेस का फोल्डर, रिसोर्सेज का फोल्डर और राउट्स का फोल्डर। ये वो 5 फोल्डर्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 फोल्डर हैं जो जिन पर हम टाइम टू टाइम काम करेंगे। तो जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट फोल्डर है जिसके बगैर लारावेल ख़त्म है, इसके बगैर लारावेल नहीं चलेगी, वो है वेंडर का फोल्डर। अब इस फोल्डर को हमें चेंज करने की या इसमें कोई भी किसी किस्म की भी चेंजिंग करने की, इसको देखने की, सिर्फ देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। हो सकता है वक्ती तौर पे वो चेंज जो है वो आपकी लारावेल की एप्लीकेशन में इफेक्ट कर जाए, लेकिन जैसे ही आप लारावेल को अपडेट करेंगे तो बेसिकली वेंडर का फोल्डर ही अपडेट होता है, तो वो आपकी ओवरराइट हो जाएगी जो भी आपने सेटिंग्स की हैं। इसलिए कभी भी आपने वेंडर फोल्डर के अंदर कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी किसी भी पैकेज के अंदर। सो वेंडर फोल्डर के अंदर हमारे जितने भी थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी पैकेजेस हैं, फर्स्ट पार्टी से मुराद वो पैकेजेस हैं जो लारावेल के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं,
और थर्ड पार्टी वो पैकेजेस हैं जो हम टाइम टू टाइम ज़रूरत के वक्त इनको इंस्टॉल करते रहते हैं यूजिंग कंपोजर कमांड को। सो ये है वेंडर का फोल्डर, ये इंपॉर्टेंट फोल्डर है ये भी, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। जो यूज़र्स के यूज़ करने के फोल्डर हैं, जो एक एज अ बिगिनर आपने यूज़ करने हैं, वो 5 फोल्डर्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसके अलावा टेस्ट का फोल्डर है। टेस्ट के फोल्डर में हम डिफरेंट टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को टेस्टिंग के लिए कि आया हमारी एप्लीकेशन सर्टन इनपुट्स पे आउटपुट्स पे प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं। तो वो हम टेस्ट के फोल्डर में सारे टेस्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्टोरेज का फोल्डर है। स्टोरेज के फोल्डर में कैशे वगैरह और इसके अलावा इसमें आपके जो कंपाइल्ड व्यूज़ हैं वो यहाँ पर लोड हो जाते हैं। जो भी आप व्यू लोड करते हैं वो बेसिकली एक ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करता है, तो उसको कंपाइल होना पड़ता है। सो वो कंपाइल होकर स्टोरेज के फोल्डर में आ जाता है। सो इसके बाद इसके अलावा इसमें हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक का फोल्डर बेसिकली एक्सेसिबल है टू द पब्लिक। इस फोल्डर से हमारी जो लारावेल की एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होती है। सो अब हम इसका देखते हैं बूटिंग प्रोसेस क्या है। तो बूटिंग प्रोसेस से पहले मैं आपको नीचे ये जो फाइल्स क्रिएटेड है ये भी मैं इनके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो डॉट के साथ स्टार्ट होने वाली एक ही फाइल इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है .env और .git इग्नोर बेसिकली गिट के लिए है, इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आर्टिसन जो है ये हमारी आर्टिसन कमांड है जिसको हम कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग PHP आर्टिसन। इसको हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में डिटेल से देखेंगे। सो composer.json आई थिंक मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये जो पैकेज आपने जितने भी फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं उन सब की डिटेल जो है वो composer.json फाइल में मौजूद होती है। फिर ये composer.json फाइल जब रन होती है या अपडेट होती है ये अपने आप को कंपेयर करती है composer.log फाइल से, और अगर कोई पैकेज नया मौजूद हो तो उसको .log में भी अपडेट कर देती है और इसके अलावा हमारे वेंडर के फोल्डर में भी उसको अपडेट कर देती है। जब हम कंपोजर इंस्टॉल या कंपोजर अपडेट की कमांड को रन करते हैं फ्रॉम विद इन दिस फोल्डर L6 ऐप, यहाँ पर हमारे पास composer.json मौजूद है। इसके बाद अब package.json फाइल, ये बेसिकली फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग के लिए आपने बूटस्ट्रैप ऐड करना है, व्यू को ऐड करना है, रिएक्ट को ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास जो है ये package.json है और इसके अलावा डिफरेंट दूसरी जावास्क्रिप्ट की यूटिलिटीज लाइक एक्सियोस, लारावेल मिक्स, लोडैश और सास लोडर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब की सब एप्लीकेशन आप package.json की मदद से इंस्टॉल करते हैं। लेकिन तो जब हम इस वीडियो ट्यूटोरियल पर आएंगे फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग में तो मैं आपको बताऊंगा इस package.json को कैसे यूज़ करते हैं। सो PHP unit.xml फाइल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होती है, टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपरली, तो इसको भी फिलहाल छोड़ दें। readme.md फाइल लारावेल 6 के बारे में इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, तो इसको आप रीड कर सकते हैं उनके लारावेल के ओरिजिनल गिट पे भी जाके। उसके बाद हमारे पास नीचे है server.php। बेसिकली जब आप PHP आर्टिसन सर्व कमांड रन करते हैं जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था, तो ये बेसिकली PHP फाइल वो फाइंड करता है PHP आर्टिसन सर्व और फिर हमारा जो है वो सर्वर को वो सेटअप करता है फ्रॉम public/index.php। उसके बाद है webpack.mix.js, ये उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब हम npm या जब हम package.json को यूज़ करेंगे Node.js को यूज़ करते हुए और अपनी एप्लीकेशन को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए तैयार करेंगे, तो उस वक्त हमें ये webpack.mix.js फाइल को यूज़ करना पड़ेगा, तो ये तब हम यूज़ करेंगे। तो ये हैं इनकी फाइल्स और इनके थोड़े बहुत जो इंट्रोडक्शन था। तो इनमें से किसी फाइल में हमें चेंजिंग करने की सवाए .env के इस फाइल के सिवाय हमें किसी में डायरेक्टली जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये देख लिया इसके फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर को। तो अब हम बात करते हैं इसके बूटिंग प्रोसेस को कि जब हम यहाँ पर L6 app.test मैंने लिखा तो इसके बैकएंड में हुआ क्या। सो L6 app.test हमारे पास बेसिकली एक वर्चुअल डोमेन है और ये वर्चुअल डोमेन पॉइंट कर रही है इस पब्लिक फोल्डर को। क्योंकि मैं लारावेल वॉलेट को यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये मैंने डायरेक्ट इसकी सेटिंग की हुई है कि ये डायरेक्ट जब मैं L6 app.test लिखता हूँ ब्राउज़र में तो ये टारगेट करता है इस पब्लिक फोल्डर को। इस पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास index.php फाइल है जो कि आपकी बॉयलर प्लेट एप्लीकेशन क्रिएट करती है, इसको प्रोसेस करती है, और उसी के अंदर हमारे पास .htaccess फाइल भी मौजूद है जो कि हमारे इस प्रिटी URLs वगैरह को या रिक्वेस्ट्स को हैंडल करती है, प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन
और दूसरे रीडायरेक्ट्स वगैरह को हैंडल करती है जी htaccess फाइल। तो रीड index.php फाइल में होता क्या बेसिकली, ये सबसे पहले हमारी वेंडर से ऑटो लोड करती है ताकि वेंडर से अंदर मौजूद जितने भी रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो सब के सब मेमोरी में आ जाएं। उसके बाद वो एक ऐप क्रिएट करती है जिसको आप ऐप के वेरिएबल में सेव कर लेते हैं फ्रॉम बूटस्ट्रैप app.php। अब ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर आपके मेन फोल्डर जो आपने L6 ऐप का क्रिएट किया उसके अंदर बूटस्ट्रैप का फोल्डर होता है, उसके अंदर app.php फाइल है। ये फाइल लोड होती है और ये एक आपको ऐप बॉयलर प्लेट ऐप क्रिएट करके देती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये app.php है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न कर रही है ऐप को, और ये ऐप यहाँ पर हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाती है। फिर यही ऐप डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, कर्नल क्रिएट करती है। कर्नल बेसिकली बैकएंड में जो भी प्रोसेस होता है लारावल का उसको सेटअप करता है रिक्वेस्ट्स और रिस्पांस को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें सो ये सक्सेसफुली कर्नल को सेटअप करके हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को प्रॉपरली टर्मिनेट करता है, रिस्पॉन्स को सेंड करता है, कैप्चर करता है रिक्वेस्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट को वो कैप्चर कर रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्स को सेंड कर रहा है और उसके बाद इसको प्रॉपरली टर्मिनेट कर रहा है ताकि मेमोरी लीकिंग से बचा जा सके। मेमोरी ये ना हो हमारी एप्लीकेशन मेमोरी में ही रहे और हम और ज़्यादा एप्लीकेशन लोड करते जाएं जिससे हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो सर्वर की मेमोरी है वो यूटिलाइज हो जाए और एट द एंड हमें हमारी एप्लीकेशन सही तरीके से रिस्पॉन्स देती हुई नज़र ना आए। तो ये बेसिकली 4-5 लाइनों का कोड है जो कि हमें एक ऐप क्रिएट करके दे देता है। और इस ऐप को क्रिएट करने के बाद जो लारावल है वो हमें सबसे पहले लेके जाता है राउट्स के अंदर web.php के अंदर। अगर हम वेब रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर URL के अंदर हिट कर रहे हैं डिफरेंट URLs को, तो वो हमें लेके जाता है web.php में। अब web.php के अंदर हमारे पास एक राउट की क्लास मौजूद है। इस राउट की क्लास के साथ हम डिफरेंट PHP के मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं उनमें हमारे पास है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शंस, और इसके अलावा लारावल स्पेसिफिक हमारे पास भी मेथड्स मौजूद हैं जैसे व्यू है, जैसे रीडायरेक्ट है। सो ये भी हमारे पास दो जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स मौजूद हैं web.php के लिए। तो इस web.php में हम डिफाइन करते हैं अपने राउटिंग एल्गोरिदम को कि हमारी एप्लीकेशन कौन सी URL, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे L6 app.test/welcome और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमें बता रहा है कि 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि राउट में हमारी जो web.php फाइल है उसके अंदर हमने ना ही गेट के साथ ना ही पुट के साथ, अच्छा इसमें एक और भी मौजूद है जो कि एनी के नाम से भी है। मतलब एनी का मतलब है कोई किसी किस्म का भी रिक्वेस्ट ये इस राउट को वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, मेथड एक्सेप्ट करेगा, इनमें से कोई भी हो तो एनी जो राउट है वो उसको मेथड जो है वो उसको उन सबको एक्सेप्ट करेगा है। तो ये हमने एक राउट क्रिएट किया। अब इसको क्रिएट करने के 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। अभी जो आपको तरीका यहाँ पर नज़र आ रहा है राउट कॉलन गेट, इसका मतलब है कि राउट क्लास एक स्टैटिक मेथड गेट को कॉल कर रही है जो कि एक HTTP मेथड है और इस मेथड ने 2 पैरामीटर एक्सेप्ट किए हैं। पहला हमें उसको बताना पड़ेगा कि किस राउट की बात हम कर रहे हैं, किस URL की हम बात कर रहे हैं, कौन सी URL हम ब्राउज़र में टाइप करें तो ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करे। अब ये क्लोजर फंक्शन भी इसको कहा जाता है, एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। और नॉर्मली अगर आप एक फुली वर्किंग लारावल की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है कंट्रोलर्स को। लेकिन जहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिंपली हमें रिटर्न कर रहा है एक व्यू और जिस व्यू का नाम है वेलकम। और अगर यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करके सपोज मैं लिख देता हूँ रिटर्न वेलकम टू लारावल 6.0 सेव करता हूँ और मैं अगर इस ब्राउज़र को अब मैं ओपन करता हूँ और रूट पे जाता हूँ अपने एप्लीकेशन डोमेन के, तो यहाँ पर आपको मैसेज मिला वेलकम टू लारावल 6। आप इसके अंदर कुछ भी मैसेज स्ट्रिंग के अंदर लिख के रिटर्न कर सकते हैं और वो मैसेज आपकी ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अगर हम कोई व्यू लोड करना चाह रहे हैं, मतलब हमने कोई HTML का टेम्पलेट या ब्लेड का टेम्पलेट बनाया हुआ है तो उसको लोड करने के लिए हम वेलकम, मतलब जो भी उसका नाम है
उसकी एक्सटेंशन के बगैर हम लिखेंगे और वो ऑटोमेटिकली उसको फाइंड करेगा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो config.php फाइल में हुई है, मतलब जो config का फोल्डर है इसमें view.php है, इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई है कि कहाँ से वो इस पाथ को फाइंड करेगा। सो यहाँ पर कंपाइल्ड फोल्डर जो है वो स्टोरेज पाथ में सेव होता है, और जो रिसोर्सेज पाथ है, अब ये एक फंक्शन है रिसोर्स पाथ जो कि पॉइंट करता है बेसिकली रिसोर्सेज के अंदर, और जब इसको व्यूज़ पास किया है तो इसका मतलब है रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर चले जाओ तो यहाँ पर आपको फाइल मिल रही है welcome.blade.php। जहन में रखना आपने कि जितने भी हम व्यूज़ आगे क्रिएट करेंगे उनके साथ .blade.php लाजमी लिखना है, तभी वो व्यू काम करेगा। तो ये है इसका बूटिंग प्रोसेस, और यहाँ पर आने के बाद इस रूट को डिफाइन करने के बाद जो भी डिफाइन करेंगे हम इसके अंदर वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है लारावेल 6 का फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर और उसके अलावा उसका बूटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम राउट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि राउट्स कैसे काम करते हैं, उनके लिए कौन कौन से कैसे मेथड्स हैं, वो मेथड कब एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, क्यों एग्जीक्यूट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो दोस्तों मुझे इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.